Welcome viewers, welcome to my channel Education Tech 25. Today I have bring another video regarding basic electrical engineering. जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं उनको एनालाइज़ करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से ये एक पर्टिकुलर थ्योरम है जिसको हम यूज़ करके सर्किट को एनालाइज़ करते हैं। अब सर्किट को एनालिसिस कर मतलब ये होता है कि हम ये जानते हैं कि किस पॉइंट पे सर्किट में कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट आउटपुट मिलती है, कितनी करंट इनपुट है या कितनी करंट वोल्टेज इनपुट है। तो एनालिसिस का मेन पर्पस ये होता है। तो हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है या स्टेटमेंट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर सर्किट विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज द करंट और वोल्टेज एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ करंट्स और वोल्टेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन with all other independent sources replaced by their internal resistances. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा है स्टेटमेंट में कि हम किसी एक पॉइंट पे करंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? उस पॉइंट पे जो है करंट या वोल्टेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एक सोर्स के कारण, उसको उसके बाद फिर दूसरे सोर्स के कारण, फिर तीसरे, उन सब को जोड़कर हम उसकी टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहले भी कहा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जिनके कारण उस पॉइंट पे वोल्टेज या करंट अवेलेबल होता है। इसको फर्दर डिस्कस हम आगे करेंगे। आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसकी एक कोर क्रश ये है कि वी कैन कैलकुलेट द इफ़ेक्ट ऑफ वन सोर्स एट ए टाइम, कि हम एक सोर्स को लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट देखते हैं, उसके बाद देन सुपर इम्पोज दैट इज़ अलजेब्रिकली ऐड द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज। तो उसके बाद हम जितने भी सोर्सेज हैं सबका अलग अलग लेके उनको अलजेब्रिक सम लेते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब है अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो वो उनका डिफरेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसको हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। अब सुपरपोजिशन थ्योरम को इम्प्लीमेंट करने की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ओनली लीनियर कंपोनेंट शुड बी देयर इन द सर्किट, कि लीनियर कंपोनेंट ही होने चाहिए। लीनियर कंपोनेंट का मतलब उसमें जो है करंट लीनियरली चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज जो चेंज हो रही है। जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, रजिस्टर क्या है? एक लीनियर कंपोनेंट है। इसमें जो है जो करंट है वो लीनियरली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द इनपुट वोल्टेज। तो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे हमारे पास डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, तो वो नॉन लीनियरली एक्ट करते हैं। तो जब भी वो कंपोनेंट सर्किट में हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओनली। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज मतलब जिनकी वोल्टेज या करंट किसी और कंपोनेंट या और सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है? जैसे हमारे पास कि किसी कंपोनेंट से आउटपुट आ रही है, हम उसकी वोल्टेज को एज ए इनपुट इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक
इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए वोल्टेज का या करंट का। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए वो है कंपोनेंट मस्ट बी बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब करंट आप चाहे लेफ़्ट से राइट फ्लो करवाओ चाहे राइट से लेफ़्ट फ्लो करवाओ, जो करंट है या उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए। तो मतलब डायरेक्शन से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हम ए से बी कर रहे हैं तो अलग जो है अलग तरह बिहेवियर दे रहा है और बी टू ए कर रहे हैं तो अलग तरह बिहेवियर हो रहा है। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रजिस्टर R2 है। मतलब इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स है और दो रजिस्टर हैं R1 और R2। अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके स्टेप्स हैं। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें याद रखनी है कि हमें एक सोर्स को एट ए टाइम लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सोर्स को एट ए टाइम लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या कह रहे हैं हम कि रिमूव ऑल द सोर्सेज एक्सेप्ट वन अंडर कंसिडरेशन। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को ले लिया, तो अब हमें करंट सोर्स को रिमूव करना है। तो करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए जो है हमें ये याद रखना है कि करंट सोर्स को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। मतलब उसको हमें ओपन कर देना है। ये हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स को हमें ज़ीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है और करंट सोर्स को हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो करंट सोर्स को मतलब ये क्या है, करंट सोर्स को ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो अब स्टेप 1 क्या कहता है कि रिमूव ऑल द सोर्सेज एक्सेप्ट वन अंडर कंसिडरेशन। तो हमने इसमें वोल्टेज सोर्स को ले लिया फॉर एग्जांपल कि हम वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है R1 या R2 में, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आगे क्या लिखा है कि वाइल रिमूविंग दीज वोल्टेज सोर्सेज देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर लेफ्ट बिहाइंड। वाइल रिमूविंग द करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ इनफाइनाइट, दे आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। जो बात हमने अभी कही है वो हमें ध्यान में रखनी है। स्टेप 2 में क्या है, करंट इन वेरियस ब्रांचेस एंड वोल्टेज अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस ड्यू टू सिंगल सोर्स इज कैलकुलेटेड। तो हमने क्या करेंगे कि हम वोल्टेज सोर्स की वजह से R1 और R2 में करंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि जब हम इस केस में देख रहे हैं, हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, उसमें हमने देखा है कि जब यहाँ करंट सोर्स ओपन हो जाएगा तो R1 और R2 सीरीज़ में आ जाएंगे। तो करंट जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा वोल्टेज सोर्स की वजह से। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या वो कैलकुलेट कर लिया हमने। द थर्ड में क्या है, द प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर द अदर सोर्स टेकन वन एट ए टाइम। अब जैसे हमने पहले में लिया था वोल्टेज सोर्स को, अब और करंट सोर्स को ओपन कर दिया था, अब हमने वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है और करंट सोर्स को ले लेना है। तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो रेजिस्टेंस से, मतलब उसको शॉर्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, दो रजिस्टर है वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। और स्टेप 4 क्या है, फाइनली अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज इज कैलकुलेटेड।
उसके बाद हमने क्या करेंगे, पहले हमने V की वजह, वोल्टेज की वजह से R1 में करंट फाइंड किया, और उसके बाद सेकंड स्टेप में जो करंट सोर्स है उसकी वजह से करंट फाइंड किया R1 में। तो दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, वो हमारे पास करंट आ जाएगा R1 में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जैसे, लेकिन आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन में लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, अब स्टेप 1 आ गया, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं। आप करंट सोर्स भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। तो हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं, V1 एंड V2। 3 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3। अब इसमें देखो आप, हमने जो है पॉइंट्स ले लिए A, B, C, D, E, F। फाइन। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या था कि पहला स्टेप क्या था कि हमें एक सोर्स को एट ए टाइम लेना है, दूसरे को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमने स्टेप 1 में क्या किया, हमने V1 को ले लिया और V2 को रिप्लेस कर दिया। अब V2 को हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि वोल्टेज सोर्स जो है वो रिप्लेस होता है विद अ शॉर्ट, ज़ीरो रेजिस्टेंस से। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, जैसे कि डायग्राम में नीचे देखिए। अब हमने देखा कि V1 की वजह से, लेट I1 इज़ द टोटल करंट ऑफ द नेटवर्क व्हेन V1 इज़ ऑपरेटेड अलोन। तो I1 जो है वो टोटल करंट है, किसकी वजह से, V1 की वजह से। और फर्दर I1 डैश एंड I2 डैश। अब नीचे का सर्किट देखिए, I1 डैश और I2 डैश, ये क्या है, ये आर द लूप करंट्स इन द लूप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो जैसे हमने KCL पढ़ा था, तो होगा क्या, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जब हम देखेंगे कि I1 क्या है, I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 डैश। टोटल सम होगा ना, जितना हम I1 फ्लो करेगा A पॉइंट से, फर्दर वो स्प्लिट हो गया B पॉइंट पे, कुछ चला गया C की तरफ, कुछ चला गया E की तरफ। तो हमारे पास जो I1 है, I1 किसकी वजह से है, V1 की वजह से। तो हमारे पास टोटल करंट हो गया I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 डैश। अब हम लूप 1 में KVL लगाते हैं, तो क्या होगा, KVL क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये क्या बन जाएगा, लूप 1 कौन सा है, लेफ्ट वाला। तो लूप 1 में क्या आ गया, I1 डैश R1, ये हो गया हमारा R1 के अक्रॉस वोल्टेज। और फर्दर I1 डैश प्लस I2 डैश इंटू R3। तो अगर हम देखें लूप वाइज, तो R3 के क्रॉस जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, वो I1 डैश प्लस I2 डैश हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, V1 के इक्वल। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो I1 डैश R1 प्लस R3 प्लस I2 डैश R3 इज इक्वल टू V1। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमने लूप 2 में KVL लगाया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वहाँ पे क्या है, I2 डैश इंटू R2। देखिए आप B2C जो है वहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फर्दर I1 डैश प्लस I2 डैश इंटू R3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया है। तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आपका सवाल होगा कि लूप 2 में हमने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों ली है, जबकि
लूप 1 में हमने इसको क्लॉकवाइज लिया है। अगर हम कन्वेंशन से जाएं तो करंट कहाँ से फ्लो होता है बैटरी के, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो हम उस कन्वेंशन को ही हमने यूज़ किया है कि हमारे पास जब हमने V2 को लेते हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, इट विल बी फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमने कन्वेंशन को उस तरह से लिया है। तो फर्दर क्या करेंगे, अब इनको इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास I1 डैश भी निकल आएगा, I2 डैश भी निकल आएगा और फर्दर टोटल I1 भी निकल आएगा। फाइन। अब हमने स्टेप 2 लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, V1 को लिया था और V2 को शॉर्ट कर दिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V2 को लेंगे, V1 को शॉर्ट कर देंगे। अब हम करंट क्या ले रहे हैं, V2 की वजह से लेते हैं कि I2 इज़ द टोटल करंट। अब उसकी वजह से लूप 1 का जो करंट है वो I1 डबल डैश हो गया और लूप 2 का करंट जो हो गया वो I2 डबल डैश हो गया। तो लेकिन टोटल क्या है, I2 इज इक्वल टू I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश। तो यहाँ पे फिर हम KVL लगाते हैं लूप 1 में और लूप 2 में। लूप 1 में वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है दोनों रजिस्टर के क्रॉस वो ज़ीरो होगा क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है V1, और लूप 2 में इट विल बी इक्वल टू V2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश। तो हमारे पास हम सम आ जाएगा करंट का, हम निकाल सकते हैं कि I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, I2 की वैल्यू आ गई V1 की वजह से और V2 की वजह से। जब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी पॉइंट पे उसका सम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे जो है वोल्टेज ड्रॉप या करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। इसमें हमने क्या किया है कि प्रॉब्लम है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, R1 15 ओम का है और R2 10 ओम का है। फाइन। तो हमने क्या किया, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम इम्प्लीमेंट कर दी। इसमें क्या किया हमने फर्स्ट में कि कीप ओनली वोल्टेज सोर्स एक्टिव, तो वोल्टेज सोर्स के ले लिया और करंट सोर्स को जब हमने ओपन कर दिया तो R1 और R2 क्या हो जाएंगी, सीरीज़ में आ जाएंगी। तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 25 ओम। अब फर्दर क्या कर रहे हैं कि R2 के क्रॉस करंट कितना है। तो यहाँ पे हमने जो है आपको शायद विजिबल कम होगा, तो V जो है वो 15 वोल्ट है। तो R2 के क्रॉस वोल्ट जो है करंट कितना आएगा, इट विल बी I1 इज इक्वल टू V सोर्स अपॉन R1 प्लस R2। V सोर्स कितना है, 15 वोल्ट है, R1 कितना है 15 ओम है और R2 कितना है 10 ओम है। तो हमने यहाँ से I1 की वैल्यू सिंपल हम जो कैलकुलेशन करते हैं रजिस्टर को सॉल्व करके कि कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो करेगा, वो फिनोमेना यूज़ किया हमने। तो इट विल बी 15/25 एम्पियर। तो ये I1 आ गया। I1 किसकी वजह से है, R1 के जो है I1 जो है वो 15/25 एम्पियर आ गया। अब हमने सेकंड स्टेप यूज़ किया।
अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें करंट सोर्स को लेना है और वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है। तो वोल्टेज सोर्स को हमने रिमूव कर दिया विद अ शॉर्ट। तो अब क्या हो गया, सर्किट आपके सामने बन गया। तब अब जो करंट सोर्स है हम ले लेते हैं कि उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा 10 ओम रेजिस्टेंस में वो I2 है। तो अब इसको मैथमेटिकली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो करंट थ्रू R2 बन जाएगा I2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें हम जो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो यूज़ करते हैं कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है एक करंट सोर्स से, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं दो रजिस्टर में, कि जो भी करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ऑपोजिट आर्म से, जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट आर्म से। तो इस यहाँ पे 10 ओम की ऑपोजिट आर्म है 15 ओम, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 ओम से। यहाँ पे 1 एम्पियर का हमने सोर्स ले लिया, करंट सोर्स, और डिवाइड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस से। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, R1 प्लस R2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू भी आ गई है हमारे पास 15/25 एम्पियर। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का थर्ड स्टेप क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम द टोटल करंट थ्रू लोड R2 इज द अलजेब्रिक सम ऑफ I1 एंड I2। अब अगर हम देखें दोनों ही केस में, जो हम इससे पिछली उसमें देखते हैं, R2 के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और करंट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों का सम होगा। तो I1 प्लस I2 होगा, जिसको इसकी वैल्यू हो जाएगी 30/25 एम्पियर। फर्दर ये हो गया करंट। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी उसके अक्रॉस करंट है मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर मतलब R2 के अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज जो है वो कितनी बनेगी, IR2। I कितना है 30/25 इंटू 10 इज़ अ रेजिस्टेंस वैल्यू, और ये हम आ गया हमारा 12 वोल्ट्स इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, और वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमने फाइंड आउट क्या करना था इसमें कि वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर फाइंड करनी थी। फर्दर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। अब 2 ओम रजिस्टर जो है जैसे कि हम सर्किट देख रहे हैं, हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक 28 वोल्ट का, दूसरा है 7 वोल्ट का। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर है 4 ओम का, दूसरा रजिस्टर है हमारे पास 2 ओम का, तीसरा रजिस्टर है 1 ओम का। तो हमें क्या करना है, हमें 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, मतलब R2 के क्रॉस। तो अब हमारे पास दोनों ही वोल्टेज सोर्स हैं, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप उसमें क्या है कि एक सोर्स को एट ए टाइम लेना है। तो हमने क्या किया, हमने 28 वोल्ट को ले लिया और 7 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, वो हो गया शॉर्ट। नीचे देखो आप जो है सर्किट में वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आगे हमने अब वोल्टेज के लिए हमें क्या करना, फाइंड आउट करना होगा करंट थ्रू R2। अब करंट थ्रू R2 कैसे बनेगा इसको हम ले लेते हैं कि करंट जो है थ्रू R2 इज़ I1 वोल्टेज सोर्स ले लिया, वोल्टेज सोर्स 28 वाला, उसकी वजह से जो करंट होगा उसको हमने I1 ले लिया। तो I1 इज़ इक्वल टू
हमने फाइंड आउट किया कि 1 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो आ गई 2 ओम की रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो हमने इसको पैरेलल लेके इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि जो है अब इससे पहले हम एक चीज़ टेक्निक और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने I1 फाइंड करने के लिए हमें R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। R इक्विवेलेंट जैसे हमने पहले कैलकुलेशंस में किया है कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम I1 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। अब अगर आप इसको सर्किट को देखो जिसमें हमने V2 को शॉर्ट किया है, R2 और R3 पैरेलल में आ गए बट इन सीरीज़ विद द R1। तो R1 कितना है 4 ओम, R2 इज़ 2 ओम, R3 इज़ 1 ओम। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से, ये कितना बन गया, इट विल बी 14/3 ओम्स। जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो बन गई हमारी 14/3 ओम्स। अब I फाइंड करेंगे ड्यू टू 28 वोल्ट सोर्स। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये जो सोर्स वोल्टेज है डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। ये बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले किया है, पहले भी कर चुके हैं कि हम कैसे करंट फाइंड करते हैं कि कितना करंट एक सोर्स की वजह से आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज सोर्स से, हमारे पास टोटल करंट आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा ये बन गया हमारे पास 6 एम्पियर। ठीक है, अब 6 एम्पियर जो हो गया, अब करंट थ्रू R2 क्या बनेगा, इट विल बी I1 इंटू I मल्टीप्लाई बाय R3। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब भी हम पैरेलल रजिस्टर्स में करंट को फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है हम टोटल करंट को उसकी ऑपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R2 में फाइंड करना है तो R2 हमें करेंगे मल्टीप्लाई R3 से। तो नीचे बिल्कुल लास्ट में देखो आप कि 6 एम्पियर करंट टोटल है, मल्टीप्लाई बाय R3 कितना है 1 ओम, डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो ये हमारा आ गया 2 एम्पियर करंट हो गया ड्यू टू वोल्टेज सोर्स B1। R2 में हो गया ये 2 एम्पियर 28 वोल्ट की वजह से। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। अब 7 वोल्ट बैटरी को लगा देना है और 28 को शॉर्ट कर देना है। तो जब हम उसको शॉर्ट कर देंगे तो हम बैटरी जो है 7 वोल्ट की उसकी तरफ से देखेंगे। पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब R इक्विवेलेंट कैसे होगा, अब देखो 4 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में हो गए और R3 उसके सीरीज़ में हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 7/3 ओम्स। और फर्दर टोटल करंट कितना हो गया, VS/R इक्विवेलेंट, मतलब वो हो गया 3 एम्पियर। कि टोटल करंट जो फ्लो करेगा इस सर्किट में ड्यू टू 7 वोल्ट सोर्स विल बी 3 एम्पियर्स। फर्दर हमने R2 में फाइंड करना है। R2 में फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, I इंटू R1। यहाँ पे देखो कि R2 में फाइंड करना है, R1 उसके पैरेलल में है तो R1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय द सम ऑफ द टू, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो हमारे पास जो टोटल करंट है, टोटल करंट कैसे आएगा, अब उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसी है। अगर आप देखो दोनों भी केसेस में कि करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड है इन R2। तो चाहे V1 हो चाहे V2 हो, तो दोनों ही केस में वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, तो सेम डायरेक्शन है। तो ये इनको हम सम करेंगे तो ये 2 and 2 बिकम्स 4 एम्पियर्स।
और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या होता है, सिंपली करंट मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। करंट कितना आया है 4 एम्पियर, सॉरी करंट है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितनी है 2 एम्पियर। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2 विल बी 8 वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। आप ऐसे ही R1 के अक्रॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, R3 के अक्रॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। तो होप के आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कंडीशन पहली है कि लीनियर एलिमेंट पे लगती है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज होने चाहिए और बायलेटरल कंपोनेंट होने चाहिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए जो है फर्दर जो है आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।